क्लास 8 के डीएवी के एसएसटी के चैप्टर 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, द मॉडर्न पीरियड को। तो मॉडर्न पीरियड में स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टोन एज के बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है, और उसमें जो भी डेवलपमेंट हुए थे सिविलाइजेशंस में, उसके बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ चुका है, अलग अलग भागों में इंडिया के। क्लास 7 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास 7 में आप लोगों ने बहुत सारे जो भी सल्तनत उभरी थी इंडिया में, उन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि तुर्किश इन्वेजन हुआ था, दिल्ली सल्तनत हुआ था, रीजनल पावर्स आए थे, मुगल पीरियड, मुगल एम्परर्स, ये सब आए थे। तो उन सब के बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ चुका है। तो इस क्लास में हम लोग को मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न पीरियड, ओके, मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो मॉडर्न पीरियड का शुरुआत जो हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था। 18th सेंचुरी में कब? 1707 में। 1707 में क्या हुआ था कि जो लास्ट नहीं बोलेंगे, जो सबसे मोस्ट पावरफुल लास्ट मुगल एम्परर थे, जो कि थे औरंगजेब जो था वो सबसे लास्ट मुगल एम्परर था, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो सबसे पावरफुल होने की वजह से ये सभी देश को अपने में बांध के रखा हुआ था, सभी देश को। लेकिन उसके मरते ही जब वो अपना लास्ट सांस ले रहा था, तो उस समय बहुत सारे चेंजेस आए थे, और जो कि इंडिया में मेडिवल पीरियड का शुरुआत का कारण बने थे। सो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, द क्रम्बलिंग ऑफ द ओल्ड सिस्टम गैप प्लेस टू द न्यू आइडिया। यानी कि ओल्ड सिस्टम जो था वो नए आइडियाज़ में चेंज हो गया था, नए नए पावर्स इंडिया में आ गए थे। ओके, नए नए पावर इंडिया में आ गए थे। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जो मॉडर्न पीरियड का जो शुरुआत हुआ था, सूर्य उदय हुआ था मॉडर्न पीरियड का, वो दरअसल पॉलिटिकल सिनेरियो के चेंजेस की वजह से हुआ था। यानी कि बहुत सारे नए नए जो पॉलिटिकल स्टेट्स आ गए थे इंडिया में, उसके वजह से हुआ था। और स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशली यूरोपियंस के इंडिया में आने की वजह से मॉडर्न पीरियड का शुरुआत हुआ था इंडिया में। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। ओके, तो इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे इंडिया जो था उसको पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चर से भी प्रभावित किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था, शोषण किया गया था। ठीक है, चारों प्रकार से किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। इसके बारे में आप लोग आगे समझेंगे कैसे कैसे ये सब हुआ था आगे के लेसन्स में। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो सबसे पहले ट्रेडिंग कंपनी से हम लोग के देश में आया था, ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आया था। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कहने का मतलब हुआ कि जो राज्य है, एक दो राज्य, वो सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से नहीं रहते हैं, दोनों में फूट है। तो उसको ही अंग्रेज़ों ने आगे बढ़ाया, फूट डाला और राज किया। तो वहीं बताया गया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था जिसका अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और बहुत ज़्यादा पार्ट में, इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट में कब्जा कर लिया। लेकिन 1858, याद रखिएगा, 1858 जो था, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन में राज करती थी क्वीन, और उनका जो भी था उनके पास चला गया था ये सारा पावर। आगे देखते हैं। सो 19th सेंचुरी जो था, 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों को किया जिससे वो पूरे इंडिया पे कंट्रोल कायम कर सके, पूरे इंडिया पर बहुत ही आसानी से कंट्रोल कायम कर सके और अपने एम्पायर को इंडिया में बढ़ा सके। उसके लिए उन्होंने मिलिट्री पावर को इन्हेंस किया था, रेलवे को लाया था, पोस्टल सर्विस को भी लाया था। उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स को पास किया था जो कि अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदाजनक था। उसके बाद जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, ओके, 1857 का रिवॉल्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। ओके, इसमें क्या हुआ था, जो कॉलोनियल पावर्स थे, कॉलोनियल पावर्स यानी कि जो छोटे मोटे राज्य थे, वो सब
सुप्रेस्ड हो गए थे रोथलेसली, यानी कि उन सबको बहुत ही बेरहमी से दबा दिया गया था, यानी कि उन सब का राज्य छीन लिया गया था, ब्रिटिश में मिला लिया गया था, ऐसे ही बहुत कुछ कर लिया गया था, बेरहमी से उनको मार दिया गया था, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये सब बहुत ही बेईमानी से, बेरहमी से उनके पावर्स को दबा दिया गया था, उस समय की आवाज़ को दबा दिया गया था। उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया पर कंटिन्यू शासन किया बहुत सालों तक, ठीक है। और शासन करने में जो उन्होंने डिसकंटेंटमेंट यानी कि असंतोष, ये लोग बहुत साल तक शासन किए, जिसकी वजह से असंतोष था बहुत सारे लोगों के हृदय में। असंतोष के कारण क्या हुआ, जो कॉलोनियल पावर थी वो धीरे धीरे फिर से अपने शक्ति प्राप्त करने लगी, थोड़ी थोड़ी मजबूत होने लगी और नेशनल मूवमेंट में सहयोग करने लगी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, जिसने बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाला था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, आगे देखते हैं। 20वीं सेंचुरी आ गया। 20वीं सदी में क्या हुआ था, 20वीं सदी में इंडिया का बहुत सारे काम हुए थे, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का जो खंडन हुआ था वो, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जालियांवाला बाग मैसेके। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जालियांवाला बाग जो हम लोग का हत्याकांड हुआ था, तो इसका मतलब हत्याकांड ही होता है। ओके, हत्याकांड हुआ था, उसी का मतलब होता है ये। ओके, आगे देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसने भी बहुत सारे चीज़ों को लाया था, जिससे वो फ्रीडम स्ट्रगल को, फ्रीडम को, जो स्वतंत्रता था उसके लिए जो आवाज़ उठा था उसको वीक कर सके, उसको दबा सके, उसको कमज़ोर कर सके। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए और अंत में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला। कब मिला, 1947 में इंडिपेंडेंस मिला। किसके लीडरशिप में, महात्मा गांधी के लीडरशिप में, और भी जो बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे उनके लीडरशिप में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद लेकिन एक काम हो गया था, वो काम था कि जो इंडिया था उसका डिवीज़न हो गया था, यानी कि दो पार्ट में बट गया था। दो पार्ट कौन कौन से थे, पाकिस्तान और इंडिया, दो पार्ट में बट गए थे। और पाकिस्तान में बांग्लादेश का भी पार्ट आ गया था, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ चला गया था, पाकिस्तान का ही पार्ट था। लेकिन बाद में इसको इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंस किया, इंडिपेंडेंट बनाया, लड़ाई लड़ के पाकिस्तान के साथ। ओके, आगे देखते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में बहुत सारी चीज़ों से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है उस टाइम का, जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग से, आर्टिफैक्ट से, इंस्क्रिप्शन से, बुक से, और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे, ट्रैवल अकाउंट्स, उन सब से हम लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं एंशिएंट पीरियड और मेडिवल पीरियड के बारे में। लेकिन मॉडर्न पीरियड के बारे में जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे हम लोग को मॉडर्न पीरियड का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो सबसे पहला जो है वो है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। जो ब्रिटिश थे वो 200 सालों तक लगभग राज किए थे इंडिया पर। तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स को, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे कमीशंस को, बहुत सारे लॉ को पास किया था, तो उसके बारे में ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है। उसमें सबसे पहले मॉडले मिंटो रिफॉर्म है जो कि 1909 में उन्होंने पास किया था, लाया था। साइमन कमीशन 1929 में लाया था, जिसका पूरे भारत में बहुत ही ज़बरदस्त विरोध किया गया था। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि साइमन गो बैक नाम का नारा भी निकला था। ओके, आगे है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया था, जो कि सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स माने जाते हैं इंफॉर्मेशन के। उसके बाद ये सब जो है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, ये सब क्या बताते हैं हम लोग को, जो उस टाइम का कंडीशन था पीपल का जो कंडीशन था, और साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके बारे में वो उस टाइम का बताते हैं इसके रूप में। और उन्होंने बहुत सारा जो बिल्स पास किया था, अल्बर्ट बिल, आर्म्स बिल, ये सब बिल जो पास किया था उसके बारे में भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन इसी से मिलता है। उसके बाद है बुक्स। सो उस टाइम पे बहुत सारे बुक्स को लिखा गया था और उसके साथ साथ प्रिंट भी किया गया था। तो ये जो बुक्स थे इसको
आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी लाइब्रेरीज़ में रखे हुए रहते हैं, और उसका फ़ोटोकॉपी जो होता है वो आप लोग पढ़ते भी हैं। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं उस टाइम के फ़ोटोकॉपी के रूप में, और जो मेन बुक्स होते हैं वो लाइब्रेरी में रखे हुए होते हैं। जैसे कि बहुत सारे बुक्स में, कुछ बुक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो कि महात्मा गांधी का है। अनहैप्पी इंडिया जो कि लाला लाजपत राय का है। ओके, लाला लाजपत राय का है। तो ये सब बुक्स कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये सब बुक्स जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, इंडियन स्ट्रगल के बारे में। और ये सब बुक्स जो थे वो पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी सब कुछ के फॉर्म में लिखे जाते थे उस टाइम पे। उसके बाद है लेटर्स, राइटिंग्स एंड स्पीचेज ईटीसी। ओके, तो यहाँ पे जो लेटर राइटिंग दी हुई है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है? इससे हम लोग को उस टाइम के डेवलपमेंट का पता चलता है लेटर्स राइटिंग से। और जो स्पीचेज होती है उससे हम लोग को पैट्रियोटिक फीलिंग के बारे में पता चलता है। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। सो लेटर राइटिंग से हम लोग को उस टाइम के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर गांधी जी के बारे में दिया हुआ है कि गांधी स्मृति के जो कि राजघाट के पास है, वहाँ पे एक बड़ा सा म्यूज़ियम है गांधी जी के बारे में। तो वहाँ से एक लाइब्रेरी है जहाँ पे 6000 बुक्स को रखा गया है, और उसमें इसी के साथ साथ 6000 नहीं 60,000 बुक्स को रखा गया है, और 6000 ओरिजिनल फ़ोटोज़ को रखा गया है किसके? गांधी जी के बारे में। ओके, अब आगे देखते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत सारे स्लोगन्स दिए गए थे, तो अब उसके बारे में देखना है हम लोगों को। तो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फ्रीडम इज़ माई बर्थ, ये जो स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये जो स्लोगन था वो नेताजी ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये सब भी क्या पता चलता है इस सब से उस टाइम के पैट्रियोटिक फीलिंग के बारे में पता चलता है जो कि लोगों के अंदर भरा हुआ था। ओके, स्ट्रगल के बारे में पता चलता है जो कि इंडिपेंडेंस के लिए था। उसके बाद है न्यूज़पेपर्स से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है हम लोगों को। जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम दिए हुए हैं, लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स। वर्नाकुलर पेपर्स क्या होता है ये मैं बताता हूँ। वर्नाकुलर पेपर्स जो होते हैं वो दूसरे लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। दूसरे लैंग्वेज यानी कि इंडिया के जो अन्य लैंग्वेजेस है, हिंदी को छोड़ के या इंग्लिश को छोड़ के, तो उसमें लिखे जाते थे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जो है उनका जो एक न्यूज़पेपर था केसरी, वो मराठी में लिखा जाता था। और अमृता बाजार पत्रिका जो था वो बंगाली में लिखा जाता था। और सब मॉडर्न पीरियड का बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो प्रेस एक्ट था वो अंग्रेज़ों ने पास किया था कब? 1878 में। 1878 में दरअसल उन्होंने इसलिए पास किया था क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट राइटिंग से परेशान थे। एंटी गवर्नमेंट राइटिंग्स जो उस टाइम पे होती थी, उस टाइम पे जो वर्नाकुलर पेपर्स थे वो एंटी गवर्नमेंट राइटिंग्स लिखते थे, गवर्नमेंट के विरुद्ध में लिखते थे, विरोध करने के लिए। उससे जो थे ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा वरी थे। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया और ये सब पेपर्स को बंद कर दिया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ से दिया हुआ है पूरा एग्जांपल्स, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स होता था उसको रखे करते थे, और ये भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उस टाइम के पीरियड के बारे में। ओके, तो यहाँ पे ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स होती थी जो गवर्नमेंट बनाते थे ट्राइब्स पे, कास्ट पे, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स उस टाइम के, उन सब के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करती है। उसके बाद जो है दरअसल ये जो काम करते थे, ये जो मतलब कि ये जो निकालते थे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, इसका निकालने का दरअसल ये कारण होता था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से काम करना चाहते थे कि जो भी अगर भविष्य में कुछ भी काम हो तो उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स होना चाहिए जिससे वो उस काम को अच्छे से कर सके। यानी कि अगर कोई विरोध करता है फ्यूचर में, तो विरोध जो पास्ट में हुआ था उससे कुछ हेल्प लेके ये अपना काम कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए ये सब रिपोर्ट्स तैयार करते थे, जो कि क्या होता था,
सर्वे होता था कहीं ना कहीं का, और कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स होता था सर्वे का। ओके, सर्वे किया करते थे ये लोग और उसका रिपोर्ट्स रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि क्या है, रिपोर्ट ऑफ सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण, जहाँ पे गांधी जी ने किया हुआ था, आपको याद होगा या फिर आपको इसी में पढ़ना होगा, इसी बुक में आगे, वहाँ पे गांधी जी ने किया हुआ था। तो बिहार में जो है, तो उसके बारे में भी जो रिपोर्ट है वो इसमें मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के अंतर्गत। इंटरनेट एंड डाटाबेसेस में क्या है, इंटरनेट एंड डाटाबेसेस में जो इंटरनेट से जुड़े हुए जो इंफॉर्मेशन है, जो हम लोग इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी। ओके, और यहाँ पे एक और एग्जांपल है ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल और इंडियन ऑफिस कलेक्शंस। तो ये जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। उसके बाद है डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? डिजिटल लाइब्रेरी होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन को जमा करके रखती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, जो कि इंटरनेट और सीडी, रोम, रैम, ये रोम से, डीवीडी से एक्सेस कर सकते हैं हम लोग और उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये जो है वो मैगजीन के फॉर्म में भी होती है, आर्टिकल के फॉर्म में, बुक के फॉर्म में, पेपर्स, इमेजेस, साउंड फाइल्स, वीडियोस सबके फॉर्म में मिल जाती है डिजिटल लाइब्रेरी में। ओके, विकिपीडिया जो है वो ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है और मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। किस चीज़ के लिए? इंटरनेट पे कोई भी सर्फिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और ये पूरी तरह से वेरीफाइड होता है। इंफॉर्मेशन जो इस पे होता है वो पूरी तरह से वेरीफाइड होता है, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन इस पर प्रेस नहीं किया जाता। आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हम लोग का। ओके, देखते हैं आगे, ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल। सो यहाँ पे क्या है, ओल्ड बिल्डिंग्स, जो उस टाइम के बिल्डिंग्स थे, उसका जो स्टाइल था वो हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में, जो उस टाइम पे प्रेजेंट होता था बिल्डिंग्स में, आर्टिफैक्ट्स में। और जो पीपल होते थे वो उस टाइम पे जो लड़े हुए होते थे, उस टाइम के जो पीपल होते थे वो अपने टाइम का कहानियाँ सुनाया करते थे, क्या कुछ कैसे हुआ करता था उस टाइम पे। और जो पीपल पार्टिसिपेट किए हुए होते थे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अभी भी, जो प्रेजेंट है, कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हुआ था और उन्होंने इसको कैसे देखा था, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हुए थे, और उस पर प्रकाश डालते हैं क्या क्या हुआ था, पीपल का लाइफ कैसा था, पीपल का कंडीशन कैसा था, ये सब। और यहाँ पे नीचे दिया विक्टोरिया मेमोरियल, ये सब के बारे में कहाँ पे स्थित है। उसके बाद मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है वो क्या है, उससे हम लोग को, एक मिनट इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ओके, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक ऑन द इंडियाज सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ओके, तो मॉडर्न पीरियड जो है इसका हम लोग आगे पढ़ने वाले, आगे के चैप्टर्स में, कि जो ब्रिटिश जो थे वो कैसे हम लोग पे अत्याचार करते थे, इंडिया पे अत्याचार करते थे, और इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग को क्या कुछ करना पड़ा था फॉरेन पावर के खिलाफ, और हम लोग को कितना सफ़र करना पड़ा था अपने इंडिपेंडेंस के लिए। एक लास्ट डू यू नो है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। सो डू यू नो में बताया गया है कि जो यूरोप था उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे चीज़ें हुई थी इसमें मॉडर्न पीरियड में। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, नेशनलिज्म हुआ था, और भी बहुत कुछ हुआ था। ओके, बहुत कुछ हुआ था यूरोप में भी, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा था मॉडर्न पीरियड में, जिसको आप लोग आगे के चैप्टर्स में अच्छे से समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय।